हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। सिंप्लीफाई लॉ में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम स्टडी करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसके इसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉ के ऊपर बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल के ऊपर। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज़ देख लीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट की प्लेलिस्ट में आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे, साथ ही में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उन वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। चलिए आज के हमारे इस सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हमने कई तरीके के क्लासिफिकेशन से डिवाइड किया है, सेग्रीगेट किया है ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, तो पहला देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये है विच इज़ ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैलिडिटी। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैलिडिटी के अंदर 4 टाइप्स आते हैं: वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, void contract, voidable contract and unenforceable contracts, राइट। चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। देखिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट दैट फुलफिल्स द प्रोविजंस अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो सेक्शन 10 के अंदर जो भी प्रोविजन कहे गए हैं उन्हें फुलफ़िल करना ज़रूरी है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 के प्रोविजंस को फुलफ़िल करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है? सेक्शन 10 ये कहता है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय, ठीक है, वो सभी एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होंगे अगर उस एग्रीमेंट के अंदर फ्री कंसेंट हो। दोनों पार्टीज़ का फ्री कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है, दोनों पार्टीज़ कम्पिटेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर जो कंसिडरेशन है वो प्रॉपर एंड लॉफुल होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही में लॉफुल ऑब्जेक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट का वो होना बहुत ज़रूरी है। ये सारे इसेंशियल्स हैं, ये सारे जो प्रोविजंस हैं, ये किसी भी एग्रीमेंट को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे भी वही कहा गया है कि एक सेक्शन 10 के अंदर जो भी प्रोविजंस हैं उन्हें फुलफिल करना ज़रूरी है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, राइट। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए ऑफर्स टू सेल हिज हाउस फॉर ₹5 lakhs टू बी, ठीक है, यहाँ पे ए ने क्या किया है, ऑफर किया है अपना उसे घर बेचना है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, ए ऑफर टू सेल हिज हाउस फॉर 5 lakhs टू बी, बदले में वो बी से क्या चाहता है, 5 लाख रुपए चाहता है। तो यहाँ पे कंसिडरेशन हम देख सकते हैं कि ए को क्या चाहिए, 5 लाख रुपीस चाहिए, बदले में वो क्या दे रहा है, बी को अपना घर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बी एग्रीज टू बाई इट फॉर दिस प्राइस, सो इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट है, ऑब्जेक्ट इनका लॉफुल है, कंसिडरेशन लॉफुल है। ठीक है, प्रॉपर कंसिडरेशन दिया जा रहा है, यहाँ पे दोनों पार्टीज़ की कंसेंट फ्री है। ठीक है, कंपीटेंट है दोनों पार्टीज़, तो ये क्या हुआ, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। void contract, देखिए, an agreement which was legally enforceable when entered into but which has become void due to supervening impossibility of performance। देखिए, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक एग्रीमेंट है, जब वो एग्रीमेंट बनाया गया या जब उस एग्रीमेंट में एंटर किया गया तब तो वो लॉफुल था, तब तो वो लीगली इन्फोर्सिएबल था, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन बाद में जाकर क्या हुआ, उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए इम्पॉसिबिलिटी हो गई, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है परफॉर्म करने के लिए बाद में मुश्किलें आने लगी। इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू परफॉर्म दैट कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। जब एंटर किया है तब तो लॉफुल है, ठीक है, तब तो लीगली इन्फोर्सिएबल है, बट बाद में इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो गया। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ सिटीजन ऑफ चाइना एंड इंडिया इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग पीस। ठीक है, चाइना और सिटीज़न के एक सिटीज़न हैं, उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तब पीस था,
कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, सब ठीक है, लीगली एनफोर्सिएबल है। लेकिन बाद में जाकर क्या हुआ, वॉर ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, इन दोनों कंट्रीज़ के बीच, जिसकी वजह से इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल करना ये क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। इस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी चीज़ें मेंशन है उनका परफॉर्मेंस करना क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, बाद में जाकर ये एग्रीमेंट जो है वॉइड हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2I, एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सिएबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर्स इज़ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए, इसका ये मतलब है कि एक एग्रीमेंट, ठीक है, जो लॉ के द्वारा एनफोर्सिएबल है, लेकिन इसमें एक पार्टी को ऑप्शन है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को, वो उस एग्रीमेंट को वॉइड या फिर वैलिड या फिर वॉइडेबल डिक्लेयर कर सकता है, उसके ये हाथ में है। ठीक है, अगर वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी बना सकता है, अगर वो चाहे तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल भी बना सकता है। ठीक है, दस अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एंड एनफोर्सिएबल अंटिल इट इज रेप्यूडिएटेड बाय द पार्टी एंटाइटल्ड टू अवॉइड इट। यानी कि ये जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है ये वैलिड ही रहेगा, ये तब तक वैलिड रहेगा जब तक आइदर पार्टी उसे रेप्यूडिएट नहीं कर देती है, तब तक। ठीक है, जब तक पार्टी रेप्यूडिएट नहीं करती है, रेप्यूडिएट यानी कैंसिल, ठीक है, जब तक वो कैंसिल नहीं करती है तब तक वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, वैलिड ही रहेगा। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, राम थ्रेटन्स टू किल रोहन इफ ही डज नॉट एग्री टू सेल हिज प्रॉपर्टी एट अ वेरी लोअर प्राइस टू हिम। यानी कि राम ने यहाँ पे क्या किया है, रोहन को थ्रेटन किया है कि अगर तुम मुझे अपनी प्रॉपर्टी बहुत बहुत कम प्राइस में अगर नहीं बेचते हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो यहाँ पे क्या है, इसेंशियल एलिमेंट जो है फ्री कंसेंट का, यहाँ पे थ्रेटन किया जा रहा है ना, रोहन को कोर्जन किया जा रहा है, उसे फोर्सफुली उसे डरा धमका के उसकी प्रॉपर्टी ली जा रही है। तो यहाँ पे जो इसेंशियल एलिमेंट होता है किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, फ्री कंसेंट, वो एब्सेंट है। तो यहाँ पे देखिए, रोहन के पास यहाँ पे ऑप्शन है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद, ठीक है, अभी वो उसे धमकी मिली है, अभी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के अलावा, ठीक है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर भी देता है, लेकिन बाद में जाकर अगर वो किसी को जाकर बताता है या किसी को जाकर कंप्लेंट कर देता है ना कि अगर मेरी जो प्रॉपर्टी वो ऐसे डरा धमका के मुझसे ली गई है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, और अगर वो नहीं बताता है किसी को, अगर उसकी कंप्लेंट नहीं करता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही वैलिड रहेगा। ठीक है, और अगर एक बार उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड डिक्लेयर कर दिया, अगर उसने कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दी, बाद में जाकर कुछ आवाज़ भी नहीं उठाई और वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन गया, तो उसके बाद में बहुत दिनों बाद जाकर वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट देखिए, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ अदरवाइज वैलिड बट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट लाइक एब्सेंस ऑफ प्रॉपर स्टैम्प। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऐसे देखा जाए तो वैलिड है, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, बट उसे एनफोर्स लीगली नहीं किया जा सकता बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट। कुछ चीज़ें उसमें मिसिंग है जो लीगली इन्फोर्सिएबल करने के लिए उसमें ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, प्रॉपर स्टैम्प की ज़रूरत है, कुछ टेक्निकल डिफेक्ट है, तो इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, अनएनफोर्सिएबल हो जाता है। सच कॉन्ट्रैक्ट्स विल नॉट बी एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट अंटिल एंड अनलेस द डिफेक्ट इज रेक्टिफाइड। कोर्ट उसे एनफोर्स नहीं करेगा जब तक वो डिफेक्ट जो है रेक्टिफाई यानी कि करेक्ट नहीं किया जाता, तब तक वो एनफोर्स नहीं किया जा सकता बाय द कोर्ट, राइट। देखिए, एग्जाम्पल, ए बोरोज ₹10,000 फ्रॉम बी एंड मेक्स अ प्रॉमिसरी नोट एंड ₹1 स्टैम्प इज टू बी पेस्टेड ऑन द प्रॉमिसरी नोट। यानी कि ए ने क्या किया है, 10,000 रुपये बोरो किए हैं बी से और प्रॉमिसरी नोट बना दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, अब ए ने बोरो किए हैं तो ए को वापस उसे रिटर्न करना पड़ेगा ना आगे जाकर। तो यहाँ ना ए ने 10,000 रुपये बोरो करने के बाद प्रॉमिसरी नोट बना दिया गया है, लेकिन ज़रूरत क्या है, उस प्रॉमिसरी नोट पर जो है ₹1 का स्टैम्प जो है वो पेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये कंप्लीट है लेकिन अनएनफोर्सिएबल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक टेक्निकल डिफेक्ट है कि जो प्रॉमिसरी नोट है वो अंडर स्टैम्प्ड है, उस पर स्टैम्प नहीं लगा हुआ है, तो इसीलिए ये एनफोर्स नहीं किया जा सकता, राइट। अब देखिए, सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर
फॉर्मेशन। क्या क्या आता है इसमें? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्टिव और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स ओवर इंटरनेट, यानी कि ई कॉमर्स वाले जो इंटरनेट पे हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें। चलिए इन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट देखिए, एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इज वन एंटर्ड इनटू बाय वर्ड्स विच मे बी आइदर स्पोकन और रिटन। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसमें एंटर किया जाता है बाय वर्ड्स, ठीक है, या फिर रिटन, राइट। तो ऐसे फॉर एग्जाम्पल, ए ऑफर्स टू सेल हिज हाउस फॉर ₹5 लाख टू बी बाय वर्ड ऑफ माउथ। यानी ए ने क्या किया, अपना मतलब ऑफर किया है टू सेल हिज हाउस 5 लाख रुपए के लिए बी को, ठीक है, बाय वर्ड ऑफ माउथ, रिटर्न वगैरह कुछ नहीं है। तो यहाँ पे बी एग्री करता है टू बाय इट फॉर दिस प्राइस बाय वर्ड ऑफ माउथ और इन राइटिंग। तो बदले में वो जो बी है वो उस हाउस को लेने के लिए या बाय करने के लिए एग्री कर सकता है बाय वर्ड ऑफ माउथ या ओरली या फिर राइटिंग में, ठीक है। तो ये है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। नाउ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट देखिए, कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर नॉट एक्सप्रेस्ड ओरली और इन राइटिंग बट आर रिफ्लेक्टेड इन थिंकिंग बिहेवियर ऑफ पार्टीज कंसर्न। तो यहाँ पे बेसिकली इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में कंडक्ट की बात की जाती है। यहाँ पे नाइदर ओरली नॉर रिटन, ठीक है, ना ही ओरली होता है ना ही रिटन होता है, बस जो पार्टी है उसके बिहेवियर से, उसके कंडक्ट से अगर वो अपनी मुंडी भी हिला देता है कि हाँ मुझे मंजूर है जो भी तेरा ऑफ़र है वो, तो यहाँ पे उस कंडक्ट से भी वो क्या दर्शाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसने एक्सेप्ट किया है ये दर्शाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, द बस ड्राइवर मियरली स्टॉप्स द बस एट द बस स्टॉप एंड द पैसेंजर बोर्ड विदाउट बीइंग इनवाइटेड। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, यहाँ पे ये कहा गया है कि जब हम किसी बस से ट्रैवल करते हैं तब बस के ऊपर ना ऐसे बोर्ड लगा रहता है, राइट, कि वो बस कहाँ जाने वाली है, ठीक है। तो हम हर बार ड्राइवर को या कंडक्टर को पूछते नहीं बैठते हैं कि बस कहाँ जाने वाली है, उस बोर्ड पे देखते हैं, बस में एंटर कर देते हैं, ठीक है, उसकी जो भी प्राइस है वो देते हैं, अपना अपना स्टॉप आने पर उतर जाते हैं। तो यहाँ पे किसी तरह का रिटर्न या ओरल एग्रीमेंट नहीं होता है, कंडक्ट से अपने बिहेवियर से जो भी है वो चीज़ें वहाँ पे होती रहती हैं। तो ये है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब कंस्ट्रक्टिव और कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, इफ इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच देर इज़ नो इंटेंशन ऑन आइदर साइड टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट बट द लॉ इम्पोजेज अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब यहाँ पे एक भी पार्टी का यहाँ पे जो है इंटेंशन नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, ठीक है ना वन साइड वाली पार्टी या उसकी अपोजिट साइड वाली पार्टी। तो बेसिकली यहाँ पे इंटेंशन नहीं है किसी पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, बट जो लॉ है वो उन्हें वो बाउंड कर देता है, उन्हें बाइंड कर देता है उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। लॉ इम्पोजेस ड्यूटी ऑन देम एंड ऑब्लिगेशन ऑन बोथ द पार्टीज टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स इज अंडर अ ऑब्लिगेशन टू फाइंड आउट द ट्रू ओनर एंड रिटर्न द गुड्स। तो अगर किसी को लॉस्ट गुड्स मिले हैं, ठीक है, तो उस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी उसका रियल ओनर है उसे वो गुड्स को लौटा दे। तो यहाँ पे वो चाहे तो वो गुड्स को रख के बैठ सकता है या डिनाई कर सकता है कि मेरे पास ऐसे कोई चीज़ें नहीं है, बट एक अच्छे नागरिक की तरह उसकी वो जिम्मेदारी बनती है। साथ ही में लॉ जो है वो एक ऑब्लिगेशन इम्पोज करता है ऐसे पर्सन पे कि अगर तू उसका ओनर नहीं है ना, अगर तेरे पास किसी की लॉस्ट गुड्स आए हैं ना, तो जो भी उसका रियल ओनर है उसे ढूंढो और उसे वापस दे दो, और तेरा जो कुछ भी खर्चा हुआ है उस रियल ओनर को या ट्रू ओनर को ढूंढने में, तो वो उसे कंपेंसेट कर देगा जो भी रियल ओनर है। तो यहाँ पे बेसिकली लॉ के द्वारा ही ऑब्लिगेशन इम्पोज किया जा सकता है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। अभी ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स ओवर इंटरनेट, दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर एंटर्ड इनटू बिटवीन द पार्टीज यूजिंग द इंटरनेट। इन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स डिफरेंट पार्टीज और पर्सन्स क्रिएट नेटवर्क्स which are linked to other networks through EDI, that is electronic data interchange. This helps in doing business transaction using electronic mode. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या कॉन्ट्रैक्ट्स ओवर इंटरनेट को इससे अलग से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम वैसे भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी इंटरनेट से बाय करते हैं, सेल करते हैं इंटरनेट के ऊपर, ठीक है, या फिर हम जो भी कैब बुक करते हैं, राइट, या फिर फूड ऑर्डर करते हैं, ड्रेसेस मंगाते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, उस जो भी ऐप है उसके और हमारे बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। अगर हम किसी सेशन के लिए, किसी सेमिनार के लिए अगर ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं ना, गूगल फॉर्म्स, तो वो भी क्या है, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है ना उस वेबसाइट और हमारे बीच में। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट्स ओवर इंटरनेट, राइट।
अब देखिए थर्ड क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। इसके अंदर आता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलैटरल एंड बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट इज वन वेयर बोथ द पार्टीज हैव परफॉर्म्ड देयर ऑब्लिगेशंस। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें दोनों पार्टीज जो हैं उनके अपने अपने ऑब्लिगेशंस, उनकी अपनी अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेप्ट किया है परफॉर्म करने के लिए, उन्होंने उन दोनों पार्टीज़ ने अपनी अपनी ओर से परफॉर्म किया है ना कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। फुलफिल हो चुका है जो भी परफॉर्मेंस परफॉर्म करना है वो। फॉर एग्जाम्पल, ए सेल्स अ टीवी सेट टू बी फॉर ₹2000, बी पेज द प्राइस एंड ए हैंड्स ओवर टीवी सेट टू बी। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ए क्या करेगा, टीवी बेचेगा, उसके बदले में बी क्या करेगा, 20,000 रुपये देगा। बी ने यहाँ पे अपनी प्राइस पे की है और बदले में ए ने जो है वो उसका जो टीवी सेट है वो बी को दे दिया है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो चुका है, राइट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, देखिए एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पूरी तरह से फुलफिल हो चुका है, उसमें कुछ नहीं बचा है। और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, वो अभी पूरा होना बाकी है, वो प्रोसेस में है। ठीक है, एक पार्टी ने परफॉर्म किया है, एक पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया है अभी तक। वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज येट टू बी परफॉर्म्ड आइदर होलली और पार्शियली, और वन और बोथ द पार्टीज हैव येट टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन। जैसे कि मैंने कहा, किसी ने अभी परफॉर्म किया है और किसी का बचा हुआ है परफॉर्म करना। ठीक है, या पूरी तरह से परफॉर्म हो चुका है या हाफ पार्शियली परफॉर्म हो चुका है, उसे कहा जाएगा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए एग्रीज टू मेक अ फर्नीचर फॉर बी फॉर ₹5,000। ए ने क्या किया, वो फर्नीचर बना देगा बी के लिए 5,000 रुपये के लिए। मिस्टर ए हैज़ येट टू मेक द फर्नीचर एंड मिस्टर बी हैज़ नॉट मेड द पेमेंट। तो यहाँ पे ए ने भी अभी तक फर्नीचर नहीं बनाया है और यहाँ पे बी ने भी अभी तक पेमेंट नहीं किया है। तो यहाँ पे दोनों साइड से उनके ऑब्लिगेशंस परफॉर्म करना रह चुका है। लेकिन अगर ए ने फर्नीचर बना दिया होता और अगर बी ने अभी तक पेमेंट नहीं किया होता तो ए के साइड से तो ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ऑन द पार्ट ऑफ बी ये अभी तक एग्जीक्यूटरी है। उसने अपनी साइड वाला जो ऑब्लिगेशन है, अपनी साइड वाला जो परफॉर्मेंस है वो अभी तक परफॉर्म नहीं किया गया है, ठीक है, उसके द्वारा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Unilateral contract. In this, one party to the contract has fulfilled the commitment while the other party has yet to do it. Same, यानी कि बेसिकली यहाँ पे क्या है, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में एक तरफ से या एक पार्टी के द्वारा जो है कमिटमेंट जो भी उसने की है वो फुलफिल हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ए हैज़ मेड कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू सेल गुड्स टू हिम ऑन 1 month's क्रेडिट एंड इमीडिएटली डिस्पैचेस द गुड। यानी कि ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया है बी के साथ, गुड्स वो सेल करने वाला है बी को ऑन 1 month's क्रेडिट, यानी कि उधार तक, 1 महीने तक वो अगर नहीं देगा, 1 महीने के बाद पैसे देगा तो चल जाएगा। और इमीडिएटली उसने क्या किया है, जो भी उसके गुड्स हैं वो डिस्पैच कर चुका है, डिस्पैच यानी कि डिलीवर कर दिया है उसने बी को, राइट। ए हैज़ फुलफिल्ड हिज कमिटमेंट वाइल बी हैज़ येट टू डू इट। अभी बी का करना बाकी है। तो ये है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें वन पार्टी से परफॉर्मेंस कमिट हो जाता है और बी जो है वो आगे कभी तो इन फ्यूचर करने वाला है। अब देखिए bilateral contract. A bilateral contract is a reciprocal arrangement between two parties by which each party promises to perform an act in exchange for the other party's act. तो बेसिकली bilateral contract एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें रेसिप्रोकली जो दोनों पार्टीज़ है ना वो एक दूसरे को प्रॉमिस करती हैं कि तेरे एक के परफॉर्मेंस के बाद ही मैं अपना परफॉर्मेंस दूंगा, तेरा एक जो तूने प्रॉमिस किया है वो फुलफिल हो जाने के बाद ही मैं अपना क्या करूँगा, अपना परफॉर्मेंस, अपना जो प्रॉमिस है वो फुलफिल करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, ए ने यहाँ पे एग्री किया है टू डिलीवर द गुड्स टू बी और यहाँ पे बी ने एग्री किया है टू मेक द पेमेंट इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द गुड्स, यानी गुड्स के रिसीव हो जाने के बाद ही मैं अपनी पेमेंट करूँगा, राइट। तो जैसे ही यहाँ पे गुड्स डिलीवर होंगे साइमल्टेनियसली वो इमीडिएटली क्या करेगा, उन गुड्स के रिसीव होते ही अपनी पेमेंट जो है वो कर देगा। तो ये है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, राइट। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसके अंदर हमने जो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं उन्हें डिस्कस किया है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा हर एक पॉइंट। अगर किसी भी तरह का डाउट है आप डेफिनेटली बिना किसी हेजिटेशन के पूछ सकते हैं डायरेक्टली इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई देम। और अगर आपका जो भी नेक्स्ट टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी डाल सकते हैं कि आपको और कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए।
है, मैं उन्हें भी बनाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। नए व्यूवर्स के लिए रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं ना तो प्लीज़, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बने रहिएगा सिंप्लीफाई लॉ के साथ। थैंक यू सो मच।